हाँ स्टूडेंट्स, आज हम जो रेंजिंग और मेथड्स ऑफ रेंजिंग है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप जो गौर करने की बात है वो ये है कि रेंजिंग किसे कहते हैं। पहली बात, रेंजिंग का मतलब ये है कि आप निशानात को, मुख्तलिफ निशानात को एक कतार में, एक लाइन में लगाने का जो प्रोसेस है, जो मामला है, उसको रेंजिंग कहते हैं। किसको रेंजिंग कहते हैं बताइए? मुख्तलिफ निशानात, पॉइंट्स। मुख्तलिफ निशानात मुख्तलिफ को एक पॉइंट्स कतार को में एक लगाने लाइन में को। लग हाँ, जैसे एक एक लाइन कतार में में अगर लगाएंगे आप लगा जैसे। लगा रहे हैं, ये तरीका आप अपना रहे हैं और इसमें आप कामयाब हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को, इस तरीके को रेंजिंग कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में। अब देखिए, रेंजिंग कब कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ये सवाल है। तो रेंजिंग आप उस वक्त कर सकते हैं जब आप पॉइंट्स को देख पाते हैं, जब आप पॉइंट्स, आपस में पॉइंट्स अगर नजर आते हैं, फिर आप उसको रेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, अभी मैं आपको बतलाऊंगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स अगर आपस में नजर आ रहे हैं, वहां हम रेंजिंग रॉड लगाए या ऑफसेट रॉड लगाए, आमतौर पे रेंजिंग रॉड लगाते हैं, रेंजिंग रॉड लगाए तो एक बार जब रेंजिंग रॉड लगाए तो दूसरा रेंजिंग रॉड जहां पर भी है वो हमको नजर आना चाहिए। अगर नजर आ रहा है तो इन दोनों रेंजिंग रॉड्स के दरमियान में भी आप पॉइंट्स लगा सकते हैं जो स्ट्रेट रहेंगे, या दोनों रेंजिंग रॉड्स के आगे भी आप पॉइंट्स लगा सकते हैं जो कि एक कतार में स्ट्रेट रहेंगे, स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। तो ये, इसमें मतलब दो टाइप्स हो गए। ऐसा मौका जब पॉइंट्स नजर आते हैं आपस में, उस वक्त हम कैसे रेंजिंग करेंगे, पहली बात है। दूसरी बात, जब आपस में पॉइंट्स नजर नहीं आते हैं, जैसा जमीन ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे वाली जमीन है, तो पॉइंट्स जब आपस में नजर नहीं आते हैं तो उस वक्त हम कैसे रेंजिंग करेंगे, ये दूसरा मामला है। तो यहाँ पे दो टाइप्स हो गए हैं। पहला टाइप ये हो गया है कि आप रेंजिंग करेंगे जब पॉइंट्स नजर आएंगे। दूसरा टाइप ये हो गया कि आप रेंजिंग करेंगे जब पॉइंट्स नजर नहीं आएंगे। तो एक और एक डॉक्यूमेंट अब हम आपके सामने रखते हैं, देखिए आप, ये जो है यहाँ पे जो लिखा है टॉपिक, आज का जो टॉपिक है जो इस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो डायरेक्ट रेंजिंग है। डायरेक्ट रेंजिंग कब करेंगे? वैसे वक्त करेंगे जब निशानात, पॉइंट्स पे अगर आप रेंजिंग रॉड्स रखें तो पॉइंट्स आपस में नजर आ जाएं। जब पॉइंट्स आपस में नजर आ जाएं तो कौन सी रेंजिंग करेंगे बताइए? डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग सर। जी, डायरेक्ट रेंजिंग। वेरी गुड। तो अब देखिए यहाँ पे, जैसा कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए और बी एक मुसत्ते ज़मीन पे है, यानी कि ऐसी ज़मीन पे है जो तकरीबन जो है लेवल ज़मीन है, यानी कि एक मैदानी इलाका है। तो वहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, कोई घाटी घाटी नहीं है, कोई ऊपर वाली ज़मीन नहीं है, कोई नीचे वाली ज़मीन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ वाली ज़मीन नहीं है, अंडुलेटेड लैंड नहीं है, बल्कि सीधी सादी ज़मीन है जहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई गहराई का मामला नहीं है। तो वहाँ पर पॉइंट्स ए और बी नज़र आ रहे हैं और सी और डी लगाना है। तो ये जो लीडर जो लिखा हुआ नाम और फॉलोअर जो नाम लिखा हुआ है, वो मतलब ये है कि जो दो सर्वेयर्स हैं, दो सर्वेयर्स आपस में, एक को लीडर बोलते हैं, एक को फॉलोअर बोलते हैं। तो जो रेंजिंग कर रहे हैं, तो स्टेशन ए से हम स्टेशन बी का रेंजिंग रॉड देखते हैं। स्टेशन ए से स्टेशन बी का रेंजिंग रॉड देखने के बाद पॉइंट सी पर, स्टेशन सी पर, स्टेशन डी पर जो हमारा फॉलोअर खड़ा हुआ है, उसको हम बोलेंगे दाएं और बाएं हटने के लिए बोलेंगे। यहाँ तक के जो रेंजिंग रॉड स्टेशन ए पर है और जो रेंजिंग रॉड स्टेशन बी पे है, उसके ठीक बीच में कौन सा रेंजिंग रॉड आ जाना है? स्टेशन सी का रेंजिंग रॉड आ जाना है। जब ये आ गया तो हम वहां पर उसको लगा देने के लिए बोलते हैं। उसी तरीके से स्टेशन डी वाले को भी हम आगे और दाएं और बाएं हटने के लिए बोलेंगे, यहाँ तक के स्टेशन ए और बी के दरमियान में वो आ जाए, ठीक दरमियान में आ जाए। तो और जब वो दरमियान में आ जाएगा तो उसको हम वहां पे रेंजिंग आउट लगाने के लिए बोल देंगे। इस तरीके से स्टेशन ए और बी की मदद से हम पॉइंट सी और पॉइंट डी, या स्टेशन सी और स्टेशन डी एक कतार में लगा दिए।
तो जब आप ए से देखेंगे तो ए सी डी बी एक कतार में नजर आएंगे। अगर आप बी से देखेंगे उस वक्त भी बी डी सी ए एक कतार में नजर आएंगे। रेंजिंग रॉड्स इधर उधर हटते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि एक के पीछे एक वो छुप जाएंगे रेंजिंग रॉड्स। तो इस तरीके से अगर आप रेंजिंग रॉड यानी कि रेंजिंग करेंगे, इसको डायरेक्ट रेंजिंग कहते हैं। इसी का मैं एक और प्रेजेंटेशन में आपको दूंगा अभी। तो यहाँ पे देखिए जो प्रैक्टिकल लैब किया गया था उसकी एक झलक हम देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये चेन बिछी है जो एक कतार में है। तो एक लाइन में जब ये चेन बिछी है तो कैसा ये बिछी है, पहले उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए कि जैसा अभी ये जो रेंजिंग रॉड है, ये स्टेशन ए पर एक रेंजिंग रॉड रखा गया है और दूर एक रेंजिंग रॉड रखा गया है और बीच में दो रेंजिंग रॉड्स हमको लगाना है। तो जैसा ये रेंजिंग रॉड्स का अरेंजमेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो वहाँ दूर पर जो रेंजिंग रॉड लगाया जा रहा है वो स्टेशन बी है और यहाँ करीब में जो रेंजिंग रॉड, कैमरे के करीब में जो रेंजिंग रॉड नजर आ रहा है वो स्टेशन ए है। अब बीच में दो स्टेशंस लगाना है, जैसा कि अभी हम पिक्चर में खाके में देखे थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम ये रेंजिंग रॉड को जो है लगाएंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आखिरी का रेंजिंग रॉड जो है उसके बीच में दोनों रेंजिंग रॉड आ जाना है। तो हम क्या ऐसा है, रेंजिंग रॉड के पीछे खड़े होकर आखिर बी वाले को देखेंगे। एक और एक साथी, जैसा कि लीडर और फॉलोअर का बात हो रही थी, हमारे जो साथी है वो भी वहां से देखेंगे। जिनके हाथ में कैमरा है वो देख रहे हैं और जो फॉलोअर है वो उसको फॉलो कर रहा है। तो आप जब गौर से देखेंगे, ज्यादा दूर हटकर देखेंगे, तो आप नजर आएंगे कि तीनों रेंजिंग रॉड एक ही कतार में है, एक के पीछे एक छुप गए हैं। यहाँ तक के जो है वो एक ही रेंजिंग रॉड नजर आ रहा है, तीन नजर नहीं आ रहे, जैसा कि हमारे लीडर और फॉलोअर जैसा काम कर रहे हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि तीनों रेंजिंग रॉड्स एक कतार में आ गए, यानी कि पॉइंट सी एक और ए और बी के दरमियान लगा दिया गया है। इसी तरीके से पॉइंट डी को भी लगा दिया। अब इस चीज को डायरेक्ट रेंजिंग को अगर आप समझ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट रेंजिंग की तरफ जाएंगे। तो डायरेक्ट रेंजिंग के लिए हम दो चीजें देखे हैं। एक जो खाका है, जो अभी आपके सामने बतलाया गया था, अभी फिर से बतलाया जा रहा है। यहाँ देखिए आप, जैसा कि ए और बी, अभी आपको फील्ड का एक मुशाहिदा करवाया गया, जिसमें ए से बी को देखा गया और बीच में जो साहब थे वो दाएं बाएं रेंजिंग रॉड हटा रहे थे और ए से जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे उसके हिसाब से वो काम कर रहे थे। इसी तरीके से ये डायरेक्ट रेंजिंग होती है। अब इनडायरेक्ट रेंजिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए इनडायरेक्ट रेंजिंग का ये जो है क्या है, ये खाका है। अब यहाँ पे जो है जो ऊपर की जो लाइन है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके बताऊं, अब यहाँ देखिए आप, थोड़ा सा जूम किया हूं मैं ताकि सही से नजर आ जाए। अब ये जो खाका है ए और बी जो पॉइंट्स हैं, तो होता ये है कि ये ऊपर, यहाँ मेरा कर्सर है देखिए आप, ये ऊपर और नीचे वाली जमीन है, यानी कि एक टीले की टाइप की, पहाड़ के टाइप की जमीन है और यहाँ पे आपको यानी कि पॉइंट्स लगाना है। तो ए से बी नजर नहीं आता है और बी से भी ए नजर नहीं आता है। जब ऐसा मौका है तो हम यहाँ पे कहीं पर भी हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स ले लेंगे, C1 D1 ऐसा पॉइंट्स ले लेंगे, स्टेशन ए और बी के इस तरफ, दाएं तरफ या बाएं तरफ भी आप ले सकते हैं। और ये जो पहाड़ की तरह बताया गया है, ये सिर्फ बतलाने के लिए बतलाया गया है, असल में ये हम टॉप व्यू डिस्कस कर रहे हैं।
तो अब स्टेशन डी से हम ए को देखेंगे और सीमन पे जो साहब खड़े हैं उनको आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे। अब एग्जैक्टली ये बिल्कुल सीध में जाना जरूरी नहीं है, सिर्फ हमको ए सी डी बी जो है सीधा लगाना है। अब ये थोड़ा सा आगे पीछे भी जा सकते हैं। तो D1 से ए को देखेंगे और सीमन पे जो साहब खड़े हैं रेंजिंग रॉड लेकर उनको आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे, ताकि ताकि जो है जो डी D1 C2 और ए एक लाइन में आ जाए। तो नया पॉइंट जो आ गया वो C2 है, यानी कि 3 पॉइंट्स इधर से 3 पॉइंट्स एक कतार में आ जाएंगे। यहां तक आप अगर आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ेंगे हम। अब C2 पे नया पॉइंट आया तो C2 से हम B को देखेंगे और D1 पे जो साहब खड़े हैं उनको आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे, और यहां तक के आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे कि C2 और D2 और B ये तीनों एक कतार में आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप समझ गए हैं या फिर से मैं कुछ बोलूं? समझ गया सर। जी जी। Here is no problem, sir. अब देखिए यहाँ पे D2 नया पॉइंट आया। D2 से हम A को देखेंगे और जो C2 पॉइंट है, इस C2 पॉइंट पे जो रेंजिंग रॉड है उसको हम आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे और नया पॉइंट आ जाएगा D2C3A जो एक कतार में रहेगा। यानी कि आप गौर करेंगे तो 3 पॉइंट्स हमेशा एक कतार में है। D1C2A एक कतार में है, D2C2D2B एक कतार में है, D2C3A एक कतार में है। उसी तरीके से C3D3B एक कतार में रहेंगे। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। C3 से B को देखेंगे, D2 को आगे बढ़ने के बोलेंगे, नया पॉइंट आ जाएगा। D3 से हम A को देखेंगे, C3 को आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे, C4 आ जाएगा। ऐसा होते 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 एक पॉइंट आ जाएगा जहां से क्या हो जाएगा, C से देखेंगे तो C D B एक कतार में रहेंगे, D से देखेंगे तो D C A एक कतार में रहेंगे। यानी कि इधर से 3 पॉइंट्स एक कतार में रहेंगे, इधर से 3 पॉइंट्स एक कतार में रहेंगे। जब ऐसा पॉइंट आ जाएगा तो आपका जो काम है, जो इनडायरेक्ट रेंजिंग का जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। इस तरीके से ये इनडायरेक्ट रेंजिंग होती है और इनडायरेक्ट रेंजिंग के इस तरीके को रेसिप्रोकल रेंजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर जिधर से भी देखेंगे सर हमको 3 मतलब एक एक कतार में नजर आएगा ना सर, 3 रेंजिंग एक कतार में तीनों पॉइंट्स एक कतार में नजर आएंगे। अब यहाँ सर। पे इस बारे में हम आपसे तफसील से बात करेंगे। अब थोड़ा सा इसका जो वीडियो डेमो है वो वीडियो डेमो भी हम देख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इसका भी हम एक वीडियो डेमोस्ट्रेशन देख रहे हैं जो फील्ड वर्क है। एक मिनट। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही मकाम है। देखिए आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो रुक जाऊँ। तब ये जो पॉइंट है, ये जो रेंजिंग रॉड नजर आ रहा है ये पॉइंट B है, और जो कैमरे के करीब जो पॉइंट है वो जो रेंजिंग रॉड है वो पॉइंट A है। अब यहाँ पे हम ये समझे इस जमीन को कि ऊपर नीचे वाली जमीन है और यहाँ पे हम रेसिप्रोकल रेंजिंग करेंगे। अब वो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो स्टेशन A और B है उसको हम देखेंगे, यानी कि C1 D1 जैसा अभी आपको खाके में बतलाए थे, इस तरीके से आप 3 पॉइंट्स एक एक कतार में लाएंगे। अब यहाँ से देखिए ये जो रेंजिंग रॉड है इसको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। देखिए ये रेंजिंग रॉड को आगे बढ़ने के लिए कब तक कहेंगे, जब तक कि D C2 और B एक कतार में आ जाए। अब देखिए नया पॉइंट आ रहा है हमारे पास, एक कतार में आ गया। अब आप कैमरे में भी बतला दे रहे हैं कि कैसे एक कतार में आ रहा है।
इसी तरीके से अब हम किधर जाना है, जो नया पॉइंट C2 जो आया है वहां जाना है। वहां जाकर हम बी को देखेंगे, स्टेशन स्टेशन ए को देखेंगे, और जो डी है, D1 है, उसको आगे बढ़ने के लिए बनेंगे। कब तक बढ़ने के लिए बनेंगे, यहाँ तक के C2 D1 और C2 D2 और ए एक कतार में आ जाए। अब देखिए, आप एक तरफ एक बार हम C1 C2 से देख रहे हैं, एक बार हम D1 D2 से देख रहे हैं, वाइस वर्सा। अब ये नया पॉइंट आ गया, इस नए पॉइंट से फिर से हम जो है, अब फिर से उसी रेंजिंग रॉड को देखेंगे जहाँ पे अभी कैमरा था। अब उसको फिर से आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे, फिर से आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ तक के नया पॉइंट आ गया। यानी कि ये जो पॉइंट है, नया पॉइंट जो क्या है, C3 है और D2 है और B है, एक कतार में आ गए। अब फिर यहाँ पे आ गए। अब ये प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, इस वक्त तक करते रहेंगे कि जब तक के जो रेंजिंग रॉड से एक तरफ CDB या DCA एक कतार में आ जाए। अब देखिए, आप इधर से देखिए, आप तीनों एक कतार में हैं। अब देखिए, अब देखिए एक कतार में आ गए। अब उधर से देखिए, आप अभी उधर से देखेंगे तो वहां से भी तीनों एक कतार में नजर आएंगे। अब देखिए, अब कुछ हटाने की जरूरत भी नहीं दिख रही मेरे को, पहले से एक कतार में है, पहले से ही क्या है बताइए आप, एक कतार में एक लाइन में आ गए। तो ये जो पॉइंट्स आ गए, अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये असल में C और D पॉइंट है, जो हमारा मकसद है एक लाइन में लाना, एक कतार में लाना। हमारा जो मकसद है, उस मकसद के तहत हम ये पॉइंट्स ला देते हैं। देखिए, इधर से भी तीनों पॉइंट्स एक कतार में है, उधर से भी तीनों पॉइंट्स एक कतार, यानी कि कुल मिला के चारों पॉइंट्स एक कतार में आ गए। तो ये वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन था, ये भी आप लोग समझ गए। अब इसके बारे में भी हम आपसे जो है सवालात भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, फिर से हम अपने डॉक्यूमेंट में आते हैं। अब देखिए, हम फिर से हमारे अपने डॉक्यूमेंट में आ गए हैं। जो बतला रहे थे आपको कि अभी जो बतलाया गया उसी तरीके से वहाँ पे काम भी किया गया है। तो ये जो रेंजिंग है, जो फील्ड के प्रोसेस से भी आपको बतलाई गई और खाके के मदद से भी आपको बतलाई गई, वो यही है कि किस तरीके से दो पॉइंट्स जो आपस में नजर नहीं आते हैं, उनके दरमियान में अगर कोई पॉइंट लगाना है तो कैसे लगाएंगे। इसके लिए हम रेसिप्रोकल रेंजिंग करेंगे। तो पहला इनडायरेक्ट मेथड, ये क्या है, रेंजिंग के दो मेथड्स हैं। एक डायरेक्ट मेथड जो आप पहले पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम जो फर्स्ट मेथड जो पढ़े हैं, और एक इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में दो मेथड्स हैं, एक रेसिप्रोकल रेंजिंग है जो अभी आपके सामने बतलाई गई है, और जो अभी आपको बतलाई जाएगी वो है रैंडम लाइन रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग के कितने मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं। पहला मेथड रेसिप्रोकल रेंजिंग जो बताई गई, और एक मेथड है रैंडम लाइन रेंजिंग। दूसरे मेथड का नाम क्या है बताइए स्टूडेंट्स। रैंडम लाइन में रेंजिंग। रैंडम लाइन रेंजिंग। जी जी जी, वेरी गुड। अब देखिए, यहाँ पे अगर आपको खाका नजर आ रहा है तो ये देखिए खाका है, और ये वाली रेंजिंग सर ये वाला आमतौर पे नोट्स तो कहाँ नहीं की भेजे जाती हैं। है, जंगल। बेटा हम आपसे बाद में बात करेंगे, अभी क्लास चलने दीजिए आप। एक बार आप समझ जाइए, फिर हम ये आपसे गुफ्तगू करेंगे। यहाँ देखिए, अब रैंडम लाइन रेंजिंग, ये जो फिगर है, ये जो पिक्चर है, इसमें आप P और Q हमारे स्टेशंस हैं। कौन से स्टेशंस हैं बताइए। ई एंड और क्यू। P और पी और Q। क्यू। हाँ, P और Q स्टेशन है, और
जो पी और क्यू डैश जो स्टेशन है ये रैंडम लाइन है। क्या है ये? रैंडम रैंडम लाइंस। लाइन। रैंडम लाइन। अब हाँ, अब क्या है, आपको एस और आर स्टेशन को लगाना है। पी क्यू आर एस ऐसा एक स्ट्रेट लाइन में लगाना है। लेकिन चूंकि वहाँ जंगल वाला इलाका है, आमतौर पे जंगल वाले इलाके में, झाड़ वाले इलाके में, झाड़ियों वाले इलाके में इस किस्म की रेंजिंग की जाती है। अगर जमीन ऊपर और नीचे है, इस किस्म के जमीन के प्रोफाइल में आप रेसिप्रोकल रेंजिंग करेंगे। और जहाँ पे दरख्त है, झाड़ियाँ हैं, जंगल टाइप इलाका है, उस इलाके में आप रैंडम लाइन रेंजिंग करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्यू डैश, पी और क्यू डैश हम जो है एक रैंडम लाइन लेंगे जिसमें पी और क्यू डैश हमको फासला मालूम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्यू डैश से ये क्या होना चाहिए, ऑफसेट लेंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेट क्यू पर। परपेंडिकुलर ऑफसेट कहाँ लेंगे बताइए आप? क्यू पर। क्यू पर परपेंडिकुलर ऑफसेट। जी, परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने का जो तरीका है वो आप जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है क्रॉसटॉफ की मदद से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास क्रॉसटॉफ नहीं है तो 3 4 5 मतलब एक ट्राइंगल टाइप जो है ना, जो बेस जिसका यानी कि जो बेस 33 रहता है, 4 उसकी हाइट होती है, 5 जो है हाइपोटेन्यूज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। उस तरीके से 3 4 5, 3:4:5 पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से भी आप वो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? रैंडम यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ले सकते हैं अगर आपके पास क्रॉस टॉक नहीं है तो। अब यहाँ पे देखिए, पी क्यू, पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू का फासला, पी और क्यू, पी क्यू का फासला कैसा रहेगा बताइए आप? ये फार्मूला है ना, पी क्यू डैश स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ देखिए आप, पी, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और ये कर देता हूँ ताकि फार्मूला और ये दोनों नजर आ जाए आपको। देखिए यहाँ पे पी सर ये क्यू, तो हमारा पाइथागोरस वाला थ्योरम हो गया ना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ, अंडर रूट, ये जी सब। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए, यस सर, जो इक्वेशन। सुनिए, आप सुनिए, एक मरतबा सुन लीजिए फिर हम डिस्कशन करेंगे। तो ओके। पी क्यू डैश, हमारा पी क्यू डैश क्या है? ये हमारा रैंडम लाइन है, रैंडम लाइन जो हम खुद लिए हैं और ऐसे इलाके में लिए हैं जहाँ पे झाड़ वाड़ नहीं है। पी और क्यू के दरमियान तो झाड़ हैं, उधर हम नहीं जा सक रहे हैं, इसलिए हम पी क्यू डैश की तरफ गए जो हमारा रैंडम लाइन है, हमारा अंदाजे वाला लाइन है। तो पी क्यू डैश का फासला हमको मालूम है, तो वो हिसाब से आप पी क्यू का फासला मालूम कर रहे हैं। कैसे मालूम कर रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ फॉर्मूला लिखा है, और जहाँ ये वाला फिगर है वहाँ पे देखिए पी क्यू डैश क्यू, ये जो वाला जो ट्राइंगल है, इसकी मदद से और इस फार्मूले की मदद से हम पी क्यू का फासला मालूम कर लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद जो है हम जैसा कि यहाँ से लिए थे, क्यू डैश से क्यू तक हम जो है वो लिए थे, क्या लिए थे? परपेंडिकुलर लाइन लिए थे। ठीक उसी तरीके से हम 2 पॉइंट्स लेंगे, एस डैश आर डैश, 2 पॉइंट्स लेंगे रैंडम लाइन पर। रैंडम लाइन क्योंकि हमको मालूम है तो इसीलिए यह रैंडम लाइन पे हम पॉइंट्स लेंगे। और लेने के बाद जिस तरीके से क्यू डैश से परपेंडिकुलर लाइन लिए थे क्रॉस टॉक की मदद से या 3 4 5 फार्मूले की मदद से, तो उसी तरीके से आप आर डैश से भी परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, एस डैश से भी परपेंडिकुलर लाइन। लेकिन कितना आगे जाएंगे, यानी कि कितना उसका फासला कितना होना चाहिए, तो ये फासला मालूम करने के लिए लॉ ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, अब थोड़ा मैथमेटिक्स आप पढ़ के आना है, लॉ ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की मदद से। यानी कि देखिए आप, सिमिलर ट्राइंगल्स का मतलब जिसका एंगल सेम रहता, जिसका एंगल क्या रहता बताइए? इक्वल सेम रहता रहता। सर।
सेम concurrent सेम। triangles नहीं sir। हाँ, एक ट्रायंगल में आप कई ट्रायंगल्स बना दीजिए सिमिलर, तो जब उसका जो डायमेंशन है, उसका जो रेशियो है, बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो सेम रहता है। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं, ये एक बार हम देखेंगे। पी क्यू डैश क्यू, ये एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। पी आर डैश आर, एक ट्रायंगल बन रहा है। पी एस डैश एस, एक और एक ट्रायंगल बन रहा है। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? Three, तीन, three, ठीक है ना। तीन। और तीनों ट्रायंगल में देखिए आप, यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है पी के पास सेम है। ये yes राइट sir। एंगल वाला है, ये भी सेम है, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी वही एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी वही एंगल बन रहा है। तो मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि ये तीनों एंगल्स सेम है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे हमको क्या है, हमारा मकसद क्या है? एस डैश से एस का फासला मालूम होना है, आर डैश से आर का फासला, आर आर डैश का फासला मालूम होना है, एस एस डैश का फासला मालूम होना है। अच्छा, ये जो मालूम होना है, जो अननोन है, जो हमारे सामने, जो हमको नोन है, जो पहले से मालूम है, वो क्या मालूम है? पी से क्यू डैश का फासला मालूम है, क्यू डैश से क्यू का फासला मालूम है, और पी से क्यू का फासला अभी अभी मालूम हुआ है ये वाले फार्मूले से। yes sir। अब हाँ ठीक है, अब जो मालूम है जो नहीं मालूम है हम पहले डिसाइड कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के हिसाब से एस एस डैश डिवाइडेड बाई क्यू क्यू डैश इज इक्वल टू पी एस डैश बाई पी क्यू डैश। एस एस डैश, यहाँ देखिए एस एस डैश, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्यू क्यू डैश, यानी कि ये वाले हिस्से से ये वाला हिस्सा डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? वो किसके बराबर रहेगा? पी एस डैश बाई पी क्यू डैश, पी एस डैश बाई पी क्यू डैश, यानी कि ये लाइन के बराबर, मतलब रेशियो, और ये लाइन ये बड़े लाइन के बराबर, यानी कि रेशियो, इसका रेशियो उसका रेशियो दोनों का बराबर। इस तरीके से एस एस डैश ये फार्मूले से आ जाएगा। उसी तरीके से आर आर डैश बाई क्यू डैश क्यू, यहाँ देखिए है आर आर डैश, ये हमको चाहिए आर 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 डैश बाई क्यू डैश क्यू इज इक्वल टू पी आर डैश बाई पी क्यू डैश, पी आर डैश बाई पी क्यू डैश। तो आर आर डैश क्या होता है? पी आर डैश बाई पी क्यू डैश इंटू क्यू क्यू डैश। इस तरीके, ये दोनों फार्मूले से क्या हो जाएगा? आपको क्या हो जाएगा बताइए? आपको ये फासला मालूम हो Corner का जाएगा। फासला एस मालूम एस होगा sir। और आर आर का जी डिस्टेंस। हाँ जी, एक मिनट सुन लीजिए एक बार। सर यहाँ पे तो समझ में देखिए, नहीं आया सर। एक मिनट आप पहले सुन लीजिए। अब क्या है, एस डैश से हाँ परपेंडिकुलर लाइन लिए, लेकिन हमको ये मालूम नहीं था कि कितना आगे बढ़ना है। अब वो जो अभी जो फार्मूला है, उस फार्मूले से ये मालूम हो गया है कि एस एस डैश का फासला कितना है। जितना भी फासला है उतना आगे बढ़िए और वहां एक रेंज लगा दीजिए। पहला काम। दूसरा काम, आर डैश से हम परपेंडिकुलर लाइन लिए थे थोड़ा आगे से आगे तक, लेकिन कितना आगे बढ़ना है ये हमको मालूम नहीं था, क्योंकि हमको आर आर डैश का फासला मालूम नहीं था। अभी जो फार्मूला दिया गया है उस फार्मूले से आर आर डैश का फासला मालूम हो जाएगा। तो आर डैश से आप इतना आगे बढ़िए जो फासले के हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से, कि यहां तक आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? पी एस आर क्यू एक कतार में आ जाएंगे। तो इसमें फील्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा कैलकुलेशन भी है इस मेथड में, इस तरीके में। पहला कैलकुलेशन क्या है? पहला कैलकुलेशन पी और क्यू, ये जो लाइन है इसका फासला मालूम करना है। क्यों मालूम करना है? क्योंकि हम इस तरफ नहीं जा सकते हैं, झाड़ हैं, झाड़ियां हैं, और यहाँ हम दो पॉइंट्स नहीं लगा सकते क्योंकि झाड़ और झाड़ियां हैं। हम नहीं देख सकते, ना तो यहाँ से पी को देख सकते हैं, ना यहाँ से क्यू को देख सकते हैं, लेकिन लगाना तो है। तो क्या करना है? एक रैंडम लाइन लेना है। मैं फिर से ब्रीफिंग कर रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए जिसको समझ में नहीं आया। पी क्यू डैश एक रैंडम लाइन लेंगे जो झाड़ियों से थोड़ा अलग हटके रहेगी। उसके बाद क्यू डैश से परपेंडिकुलर लाइन लीजिए, क्यू डैश से परपेंडिकुलर लाइन लीजिए क्यू तक। उसके बाद पी क्यू डैश और क्यू डैश क्यू के फासले के मदद से और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से पी और क्यू का फासला मालूम हो जाएगा। जब ये फासला मालूम हो जाएगा, आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद दो पॉइंट्स लीजिए पी क्यू पर, एस डैश और आर डैश।
एस डैश और आर डैश से हम परपेंडिकुलर लाइंस लेना है। कितना आगे लेना है, उसके लिए हम लॉ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की मदद से पी एस डैश एस ये एक ट्रायंगल है, पी आर डैश आर ये एक ट्रायंगल है, पी क्यू डैश और क्यू एक ट्रायंगल है। तो ये दोनों ये ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल से कंपेयर करेंगे, रेशियो निकालेंगे। उसके बाद हमको एस डैश से कितना आगे बढ़ना है ये हमको मालूम हो जाएगा, उतना हम आगे बढ़ेंगे और वहां पॉइंट लगा देंगे। आर डैश से कितना परपेंडिकुलर आगे बढ़ना है ये हमको मालूम हो जाएगा, उतना आगे बढ़ेंगे और वहां पे एक पॉइंट लगा देंगे। इस तरीके से जब ये पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि ये हम कैलकुलेट किए हैं, हम ऐसे ये हम जो है अंदाजा नहीं लगाए, हम कैलकुलेट किए हैं, फार्मूले की मदद से कैलकुलेट किए हैं और परपेंडिकुलर पॉइंट लगाए हैं। तो इस तरीके से पी एस आर क्यू एक कतार में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा रेंजिंग का जो तरीका है, यानी कि रेंजिंग के जो दो तरीके हैं, डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग तो वो पॉइंट्स वो मकाम पे करेंगे जहाँ पे हम पॉइंट्स को देख सकते हैं, टर्मिनल पॉइंट्स को, एंड पॉइंट्स को देख सकते हैं, वहाँ डायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। ए से बी को देखेंगे, बीच वाले पॉइंट्स को आगे पीछे हटने के लिए बोलेंगे जैसा कि आपको बताया गया, और लगा देंगे, और फासला जो भी है फासला मालूम कर लेंगे चेन से के या टेप की मदद से। उसी तरीके से इनडायरेक्ट रेंजिंग ऐसे मकाम पे करना है जहां दो पॉइंट्स को हम नहीं देख सकते हैं, दो स्टेशंस आपस में नजर नहीं आते हैं, तो वो ऐसे मकाम पर हम इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। इनडायरेक्ट रेंजिंग के दो तरीके हैं, एक का नाम रेसिप्रोकल रेंजिंग है, अभी जो पहला जो बतलाया गया वो ऐसे मकाम पे करते हैं जहाँ पे जमीन ऊपर नीचे ऐसा जमीन है वहां पे करते हैं। और दूसरा रैंडम लाइन रेंजिंग करेंगे, ऐसे मकाम पे करते हैं जहाँ पे जंगल, झाड़ियाँ और ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ऐसे मकाम पे हम वो रेंजिंग करते हैं। तो ये दोनों तरीक़ों से हम हमारा मकसद ये है कि पॉइंट्स को एक कतार में, एक लाइन में, एक स्ट्रेट लगा देना है। और इसकी मिसाल अगर एग्जांपल दूं कि भाई ये कहाँ काम आता है, तो देखिए रेंजिंग ऐसे मकाम पे काम है जहाँ पे आप कोई भी पॉइंट्स को एक कतार में लगा रहे हैं। जैसा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो जब बिल्डिंग है तो उसके कॉलम्स भी रहेंगे, कॉलम्स रहेंगे ना स्टूडेंट्स? यस सर, बिल्कुल सर। हाँ, तो जो कॉलम्स हैं वो एक कतार में आना है कि आगे पीछे हटना है? एक नो कतार सर, में नो आना है सर, ना। हाँ। एक कतार में आना है तो यही रेंजिंग के जरिए करेंगे। पहली मिसाल दे दिया मैं। दूसरी मिसाल, आप बिजली के खंभों को देखे होंगे ना कहीं, तो वहां पे यस सर। आप, हाँ, तो वो भी एक कतार में आना है, नहीं तो जो वायर्स है वो इधर उधर हट जा सकते हैं। और जो यस सड़क है, सड़क का जो डायमेंशन है वो हिसाब से एक कतार में आना है। जहां जहां आप जाएंगे, सड़क ले लीजिए, आप रेलवेज ले लीजिए, आप जो है बिल्डिंग के कॉलम्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एक दीवार भी बनाना है, एक कंपाउंड वॉल भी बनाना है, एक कतार में बनाना है। तो हर जगह जहां जहां कंस्ट्रक्शन होता है, जहां जहां प्लॉटिंग होती है, जो काम होते हैं, वहां पर पॉइंट्स को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, पॉइंट्स को अगर एक कतार में, एक लाइन में लगाना है तो आपको रेंजिंग करना पड़ेगा। अगर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, डायरेक्ट रेंजिंग कर लीजिए। अगर पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं तो फिर हम किस तरफ जाएंगे? हम इनडायरेक्ट रेंजिंग की तरफ जाएंगे। इनडायरेक्ट रेंजिंग में या तो आप रेसिप्रोकल रेंजिंग कीजिए या फिर रैंडम लाइन रेंजिंग कीजिए, फील्ड के हिसाब से, जहाँ जिस मकाम पे के हिसाब से जो सूटेबल है, जो मुनासिब है, वो रेंजिंग करिए। इस तरीके से ये काम होता है। तो आज की जो क्लास है उसमें रेंजिंग के बारे में आपको समझाया गया। फिर आगे का जो टॉपिक है अगली क्लास में हम तय करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। यस हेलो सर। सर।